दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में एक समय पर गायों को खुले आम मार दिया जाता था। विदेशी कंपनीज अपनी मनमानी क्या करती थी, प्रोडक्ट्स में ज्यादा पाम ऑयल, शुगर और मैदा जैसी चीजें मिलाती थी, शरीर को बहुत नुकसान करता था। लेकिन कहा जाता है ना, जब भी पाप का घड़ा भरता है तो भगवान किसी न किसी को बचाने के लिए जरूर भेजता है। और इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है। यूपी के नाह गांव में 1967 में एक लड़के का जन्म होता है। फैमिली मिडिल क्लास थी, इसलिए उनकी स्कूलिंग उनके ही गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में कराई जाती। जहां पास राजीव जी पहले दिन गए तो देखा कि बच्चों को जबरदस्ती इंग्लिश सिखाई जा रही है और जिन बच्चों को इंग्लिश बोलते नहीं आ रहा है उन्हें मारा जा रहा है। ये बात उन्हें दिल से बहुत बुरी लगी, इसलिए जब उन्होंने अपनी IIT की पढ़ाई पूरी कर ली, जहां उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी लाइफ मिल रही थी, लेकिन उन्होंने इस सभी चीजों को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें देश के लिए कुछ करना था। तभी आती है एक बहुत ही भयंकर काली रात। साल था 1984, तारीख 3 दिसंबर, रात के 12 बजे भोपाल के एक कंपनी में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें मेथाइल आइसोनेट नाम की गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 15,000 लोगों की मौत हो गई। वो इस घटना से बहुत दुखी हुए और एक दिन रात को एक पेड़ के नीचे वो बैठकर सोच रहे थे कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है। और फिर जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें एक कंपनी का नाम पता चला, यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी जिसने जानबूझकर इंडिया में चीपेस्ट और घटिया फैक्ट्री लगाई, जिससे ये हादसा हुआ। उन लोगों को पता था कि ये गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और इंडिया के गवर्नमेंट ने भी इस ट्रेजेडी के पीछे जो असली गुनहगार था उसे जाने दिया। और उसी वक्त राजीव दीक्षित ने ठान लिया कि मैं कुछ भी करके इन विदेशी कंपनी को इंडिया से बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है, और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। के बाद जब 1991 में इंडिया के मार्केट खोली गई तो बहुत सारी विदेशी कंपनीज इंडिया के अंदर एंट्री लेती हैं, जो बहुत घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रही थी। इन सबको देखते हुए उन्होंने 8 जनवरी 1992 को भारत आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम भारत आजादी बचाओ आंदोलन क्यों है, क्योंकि उनका मानना था अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना पुराना एजुकेशन सिस्टम छोड़ गए और वो एलोपैथ दवाइयों के भी खिलाफ थे, क्योंकि इन दवाइयों से साइड इफेक्ट होते थे। इसके अलावा उन्होंने देसी कंपनियों को बचाने के लिए लोगों को परिचय तक बांटने शुरू कर दिए थे, जिसमें लिखा था कि आपको अपने घर का सामान इन्हीं कंपनी से खरीदना है जो कि अपने देश में बनी है। लेकिन लोग उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब उनके पास खुद ही ज्ञान नहीं था लोगों को बताने के लिए। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स जैसे भगत सिंह लाइफ जर्नी को पढ़ा, उनको जाना। उन्होंने आयुर्वेद को गहराई से पढ़ा और प्रयोग किया। भारत गुलाम कैसे हुआ, भारत अभी भी गुलाम है, एलोपैथ की सच्चाई, स्वदेशी को बढ़ावा देना, रसायन मुक्त खेती और भारतीय राजनीति के बारे में लोगों को बताया, वो भी फैक्ट्स के साथ। और एक होता है कार्बोलिक सोप। कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन। लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है। ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 30,000 भाषण दिए, गांव-गांव घर-घर जाकर, लेकिन फिर भी उनकी पहुंच पूरे भारत तक नहीं हो रही। इसलिए 2004 में वो मिले बाबा रामदेव से और दोनों आपस में मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ मंच पर काम किया। कहते थे कि कोलगेट की जगह दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए और कोको कोला की जगह शरबत पीना चाहिए। जहाँ रामदेव बाबा योग सिखाया करते थे तो वहीं राजीव जी लोगों को जागरूक किया करते थे। धीरे धीरे जब वो टीवी पर आने लगे, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। वो खुद एक वैज्ञानिक थे, इसलिए हर चीजों को लोगों के सामने फैक्ट्स के साथ रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा लोगों की नजरों में आना भी अच्छा नहीं होता। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच कोई तो था जिसे अब खुद के लिए खतरा महसूस हो रहा था। आई थिंक समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और फिर 2010 में जब वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाषण देने गए तो मंच पर भाषण देते समय उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उनको उल्टी, झाग और उनका शरीर नीला हो गया था। तब राजीव दीक्षित जी ने कहा अपने असिस्टेंट से कि मुझे बाथरूम जाना है। इसलिए उनके असिस्टेंट ने जब उन्हें बाथरूम छोड़ा तो 30 मिनट से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए थे। तब उनके असिस्टेंट ने जाकर देखा तो वो बेहोश पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एलोपैथ की शरण। फिर उस असिस्टेंट ने बाबा रामदेव से राजीव दीक्षित जी की बात कराई और फिर बाबा रामदेव जी के कहने पर राजीव दीक्षित हॉस्पिटल के लिए मान गए। उन्हें पास के ही हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने रात भर दवाई की, लेकिन अफसोस उन्हें नहीं बचा सके और वो 30 नवंबर 2010 को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। डॉक्टर ने बताया उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। इसलिए लोगों ने जब पोस्टमार्टम की मांग की तो ना ही उनका पोस्टमार्टम किया गया
गया और न ही उनको इंसाफ मिला, बल्कि जल्दी जल्दी में उनका अंतिम संस्कार तक करा दिया गया। इस पर बाबा रामदेव और उनके स्वाभिमान आंदोलन ट्रस्ट ने सीबीआई से जांच की मांग भी नहीं उठाई और धीरे धीरे भारत स्वाभिमान आंदोलन से उनका जिक्र ही खत्म कर दिया गया। लेकिन हम कभी भी उनके बलिदान को नहीं भुला सकते। उन्होंने गौ माता के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें उन्होंने बताया कि गौ माता से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे दूध जो कि सर्वोत्तम पोषण है, उसमें A2 प्रोटीन मिलता है, और बताया घी से ब्रेन टॉनिक मिलता है।